फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग, इस मॉड्यूल में हम लोग कंटेंट्स ऑफ पॉलिटी सिलेबस देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग सिलेबस देखे थे जीएस पेपर 2 का, प्रीलिम्स का भी, इस मॉड्यूल से पहले पिछले क्लास में। और इस क्लास में हम लोग स्पेशली लक्ष्मीकांत का जो बुक है उसमें कंटेंट देखने जा रहे हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी कंटेंट्स ऑफ लक्ष्मीकांत बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का जो बुक है एक धर्म ग्रंथ की तरह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गलती से भी नहीं छोड़ना है, समझे ना। पॉलिटी इज इक्वल टू लक्ष्मीकांत बुक, इतना ज़्यादा मतलब करीब है वो, इतना ज़्यादा पास है उसका। तो बिल्कुल इसमें भी लक्ष्मीकांत का ही हम लोग देखेंगे। और ये देखो, ये लेक्चर पढ़ाने का मकसद क्या है, ये लेक्चर इसलिए ले रहे हैं ताकि पहले ही फैमिलियर हो जाओ पॉलिटिक्स से बहुत सुंदर तरीके से, समझ गए ना। तो आज का जो विषय रहेगा कंटेंट्स ऑफ पॉलिटी सिलेबस। हाँ, बुक के बारे में पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, 9, 10, 11, 12 जो टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है उसको पढ़ लो पैरेलली। और यहाँ शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। याद करो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन देखे थे ना, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है हमें। कंपनी रूल, कंपनी के अंदर इंडिया में क्या क्या चीज़ चेंज हुआ, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में चेंज आया। उसका फिर क्राउन रूल भी देखना है क्वीन प्रोक्लेमेशन के साथ 1858 से लेकर 1947 तक। ये फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ कुछ नोट्स और रेफरेंस भी रहेंगे उसके। हाँ, नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हारा पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने जा रहा है, वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, क्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन था, क्या इलेक्शन हुआ था, किस तरह का इलेक्शन हुआ था, कितने कांग्रेस से जीत के आए थे, ये सभी चीज़ इसमें पढ़ना है। क्या क्या कमेटी फॉर्म किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जान रहे हो बहुत सारे बड़े बड़े कमेटी बने थे, माइनर कमेटी भी बना था, ड्राफ्टिंग कमेटी भी उसका ही हिस्सा है। संविधान का इनैक्टमेंट करना, संविधान को इन्फोर्स करना कि चलो ठीक है लागू हो रहा है अब। एक्सपर्ट कमेटी भी पढ़ना है हमें इसमें। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अधिक से अधिक जो लोग थे सब लॉयर्स ही तो थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज जस्ट लाइक लॉयर्स पैराडाइज, समझे ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे और जो संविधान है उसका हिंदी टेक्स्ट भी देखेंगे। बाद में जानते हो तुम लोग कि जो इंग्लिश का जो संविधान का जो इम्पोर्टेंस है उसके बराबर हिंदी का भी संविधान का इम्पोर्टेंस है, बराबर इक्वल कर दिया गया, जो कि बाद में किया गया, समझे ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारा आर्टिकल 1 में लिखा गया है। तो जब तुम ये तो इंग्लिश वर्जन है, जब तुम हिंदी वर्जन देखोगे तो उसमें लिखा गया भारत दैट इज इंडिया। तो विवाद तो उठा था इस बार जब मोदी जी ने भारत नाम पे डिबेट छेड़ा, पूरा कंट्री में डिबेट छिड़ गया था ना कि कंट्री का नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए। तो भारत जो शब्द है वो लेजिटिमाइड है, वो लीगल वर्ड है, क्योंकि हम जब हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे वर्ड पहले भारत यूज़ किया गया है, समझे। तो हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर जानते हो संविधान का सैलिएंट फीचर क्या है, इसमें ओवरऑल पढ़ोगे संविधान के बारे में। फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसमें बहुत कुछ होंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस है, इंटर स्टेट रिलेशंस है, सभी चीज़ इसके अंदर होंगे। और क्या क्या क्रिटिसिज्म होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो सब हम लोग जान सकते हैं इस पार्ट में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 4th चैप्टर ऑफ द पार्ट 1, दैट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, नेहरू जी लाए थे ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, हाँ उसी का रिजल्ट तुम्हारा प्रियम्बल बना। प्रियम्बल मतलब जो फर्स्ट पेज है संविधान का। हाँ, इस पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन हुआ था, इस पे अलग अलग जजमेंट हुआ। गोलकनाथ का केस देखो, अच्छा गोलकनाथ केस में भी तो तुम्हारा प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत कुछ था। उसके बाद तुम केशवानंद भारती केस देखो, उसका मिनर्वा मिल्स देखो, उसका LIC केस देखो। तो हालांकि इस केस में बहुत कुछ निकल के आया, बट प्रियम्बल से भी बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। हाँ, प्रियम्बल में क्या इंग्रेडिएंट्स है देखते हो, जितने भी NCERT बुक है, NCERT बुक में देखोगे फ्रंट पेज पे तुमको प्रियम्बल नजर आएगा, समझ गए। कीवर्ड्स सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेकुलर, ये सब क्या है, कीवर्ड्स है प्रियम्बल का, समझ गए ना। हाँ, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, समझ गए। और अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, क्या हम प्रियम्बल को बदल सकते हैं, प्रियम्बल को बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते, बदल सकते, बट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो स्थापना है
वो केशवानंद भारती केस में हो गया था, और उसके बाद वो और लागू होते चला गया। तो ये जो अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल है कि बिल्कुल हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, बट फ्रॉम द साइड ऑफ, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसको देखते हुए, ऐसे नहीं कर देना हम, समझ गए। यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यानी कि वही आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, जानते हो ना। आर्टिकल 3 के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि कितना फ्लेक्सिबल है स्टेट का बाउंड्री को रीड्रॉ करना, वो हम पार्लियामेंट के 4 दीवारी से भी कर सकते हैं, करेक्ट। आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सब चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। पार्लियामेंट का क्या रोल है, रीऑर्गेनाइज ऑफ द स्टेट, यानी कि आर्टिकल 3 के बारे में चर्चा किया गया है। हाँ, बांग्लादेश के साथ जो इशू हुआ था, इनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था, हाँ करेक्ट, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, कैसे स्टेट्स का इवोल्यूशन हुआ। जब स्टेट का इवोल्यूशन का बात हो बच्चे लोग, तो हमें जरूर पीआईडी का याद आना चाहिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, करेक्ट, समझ गए। तो वही सब चीज़ पढ़ना है इसमें। फिर सिटीजनशिप का बात होगा, सिटीजनशिप, और जानते हो ये यूनियन लिस्ट है, ठीक है, उसमें देखेंगे संविधान में भी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट को भी एम्पावर किया गया कि आप भी सिटीजनशिप पे बना सकते हो। और रिसेंट टाइम में जानते हो कि मोदी जी ने बनाया था, जिसमें बहुत बैकलैश हुआ है। सिटीजनशिप जो तुम्हारा आसाम का जो इशू चल रहा था, एनआरसी वाला, तो सभी चीज़ समझना है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बाहर के लोग को भी मिलता है, एनआरआई को भी मिलता है सिटीजनशिप अलग तरीके से, वो सभी चीज़ समझेंगे यहाँ पे। हाँ, फंडामेंटल राइट्स देखो कितना बड़ा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन बनाया गया फंडामेंटल राइट्स के लिए। स्टेट का क्या डेफिनेशन है, ठीक है, आर्टिकल 12 देखोगे, फिर आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में देखोगे, आर्टिकल 14 में देखोगे कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, है ना, 15 में देखोगे तुम नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRSCP, फिर आर्टिकल 70 देखोगे अनटचेबिलिटी खत्म करना, फिर आर्टिकल 16 देखोगे तो आर्टिकल 16 में तुम्हारा क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। उसी तरह तुम देखते चलोगे, और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स समय के साथ और भी बात करेंगे। राइट टू इक्वलिटी, वही देखो, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये ब्रॉड है, ये इसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स के फंडामेंटल राइट्स होंगे, करेक्ट। राइट टू, देखो राइट टू रिलीजन भी है कि नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, 26, 27, करेक्ट। कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज़, ये तुम्हारा आर्टिकल 28, 29 में हो जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 के आसपास हो जाएगा ये। रिट्स, करेक्ट, रिट्स देखो यहीं पे मैंडा मॉस, सैटरडे, दुनिया भर का चीज़ आ जाएगा, प्रोविज़न आ जाएगा, मैंडा मॉस, ये सभी चीज़ है, ठीक है। हम आर्म फोर्सेस, और आर्म फोर्सेस का जानते हो फंडामेंटल राइट्स उतना इंटैक्ट नहीं जितना सिटीजन का है। मार्शल लॉ क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का भी फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, बट अब खत्म हो गया वो, अब लीगल राइट रहा, करेक्ट। तो देखें, और भी देखेंगे क्या फंडामेंटल राइट्स का क्रिटिसिज्म है, क्या सिग्निफिकेंस है, एवरीथिंग वी विल सी इन दिस क्लास, इन दिस मॉड्यूल। हाँ, 8 नंबर देखो DPSP। DPSP में देखो पढ़ोगे कि DPSP क्या है, क्या फीचर्स। देखो अब DPSP को बांटना होगा तो गांधीयन DPSP कह सकते हो, लिबरल DPSP कह सकते हो, सोशलिस्ट DPSP कह सकते हो, करेक्ट, वही लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP कह सकते हो। 3 भाग में DPSP को डिवाइड कर सकते हो। हालांकि ओरिजिनल संविधान में इस तरह कैटेगराइजेशन नहीं है, बट हम पढ़ने के बाद एहसास करते हैं कि 3 भाग में इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 44 देखो ना, हर समय मुद्दा उठेगा आर्टिकल 44 का, तो वो भी तो DPSP का ही हिस्सा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद तो कई DPSP ऐसा है कि भारत आज़ाद होने के बाद ऐड हुआ है, करेक्ट। तो देखो क्या सैंक्शन है, क्या लॉजिक है DPSP के पीछे, क्या क्रिटिसिज्म है, क्या कहाँ तक कारगर साबित हुआ है, कहाँ तक यूटिलिटी साबित हुआ है। यदि FR और DPSP के बीच में भिड़ंत हो तो क्या क्या हो सकता है। हमने देखा है कई बार DPSP को भी जीतते हुए, याद करो, जहाँ पे इंदिरा गांधी ने बहुत सारा यहाँ पे अमेंडमेंट किया था संविधान में, ताकि DPSP को ज़्यादा वो बल दे सके। देखेंगे सभी चीज़, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देखेंगे यहाँ पे। आगे देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू के संविधान में नहीं था जी, ये बाद में सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से लगाया गया। हालांकि हर एक जो रिकमेंडेशन था सोरेन सिंह कमेटी का वो नहीं माना गया है। स्पेशली देखो राइट टू वोट, राइट टू वोट को हम अभी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कहते हैं, क्योंकि यदि राइट टू वोट यदि फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया जाए तो उसका नेगेटिव रिपरकशन भी पड़ सकता है, नेगेटिव उसका असर भी पड़ सकता है। तो वहीं समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, क्या फीचर्स है, उसका क्या क्रिटिसिज्म है और क्या सिग्निफिकेंस है। समझ गए स्टूडेंट। आगे देखो अमेंडमेंट ऑफ द कॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे अमेंड कर सकते हो, वही स्पेशल मेजोरिटी से डिपेंड करता है कि क्या चीज़ अमेंड करना है आपको। यदि फेडरल इश्यूज़ है तो बहुत जटिल है वो, स्पेशल मेजोरिटी प्लस
हाफ ऑफ द स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट। और यदि मान लो कि स्टेट का बाउंड्री को रीड्रॉ करना है तो बहुत ही ईजी है, वो तो आप फ्लेक्सिबल तरीके से भी अमेंड कर सकते हो। बात समझ गए? वही 10 नंबर दिया गया है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ 11 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये एक इवोल्यूशन है, इसमें और भी पॉइंट जुड़ते चले जाएंगे। जैसे केशवानंद भारती केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ ना कि संविधान का ये बेसिक स्ट्रक्चर ये वायलेट नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट, हाँ जैसे देखो बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो अब इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगा, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है वो चीज़। हाँ यदि चाह के भी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता इस कंट्री में। क्यों? क्योंकि जब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में एक हिस्सा क्या है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक हिस्सा क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक हिस्सा क्या है सेकुलरिज्म। तो चाह के भी आप नहीं बदल सकते हो। यदि कोई कहे कि भारत का रिलीजन ये होगा तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि कंट्री क्या है, सेकुलर कंट्री है। बात समझे? तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डेवलप्ड हुआ, उसका क्या क्या एलिमेंट्स है, वो सभी चीज़ तुम लोग इसमें पढ़ोगे। तो पार्ट 1 वी हैव कंप्लीटेड। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में देखना है कि सरकार किस तरह काम करती है, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसका फीचर्स देखोगे। हाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का क्या फीचर्स होता है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का क्या फीचर्स होता है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट मतलब यूएस का कंपेरिजन, समझे। मेरिट्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, डीमेरिट्स क्या है, समझे। सभी चीज़ समझना। हाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम का दोनों ही मेरिट्स भी होगा डीमेरिट्स भी होगा जी। अब क्या कारण है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने एडॉप्ट किया? कारण ब्रिटिश है, क्योंकि फैमिलियर थे उस चीज़ से। 1935 एक्ट है, समझे। और इंडियन और ब्रिटिश मॉडल में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। हालांकि वहीं से लिए हैं अधिकतर चीज़, मगर हमने जो लिया है बहुत सफाई से लिया है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हमने कॉपी पेस्ट किया है। वहाँ पे देखो ना अभी भी किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, बट इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट है, इसलिए भारत रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है? कोई भी पोस्ट पे चुन के जा सकता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यहाँ ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा रहेगा, समझ गए ना। तो वही बिल्कुल ये भी ब्रिटिश मॉडल से इंडिया को अलग बनाता है। आगे देखते चलोगे विद्यार्थी लोग। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है कि स्टेट और यूनियन दोनों ही अपना अपना काम करेंगे, जो भी जुरिस्डिक्शन है उसका। तो यूनिटरी फीचर, हाँ मैं जानते हो कि भले ही हम फेडरलिज्म का बात करें भारत के लिए, तो भारत में जानते हो कि ट्रू सेंस में फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरल ही है। हाँ यूनिटरी बाइस है, यूनिटरी फीचर ज़्यादा तुमको नजर आएगा। इमरजेंसी प्रोविजन देखो, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, या तुम यूपीएससी देखो, वो भी तुम्हारा एक क्या है, यूनिटरी बायस का एक फीचर वो है। जैसे फाइनेंस कमीशन देखो, अधिकतर पैसा कौन उठाता है? अधिकतर रेवेन्यू कलेक्शन किसका होता है? सेंटर का होता है, बट एक्सपेंडिचर का बात आए तो स्टेट ज़्यादा कर रहा होता है। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी देखेंगे फेडरल सिस्टम का, तुम कुछ जुडिशरी सिस्टम भी देख सकते हो इसमें। हाँ सेंटर स्टेट रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सेंटर और स्टेट क्या रिलेशन है तो देखेंगे, लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और रिसेंट ट्रेंड क्या है वो भी समझेंगे इस क्लास में। 15 नंबर देखो, इंटर स्टेट रिलेशन। अच्छा इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ क्या रिलेशन रहेगा। तो पहले तो देखो रिलेशन, चलो ट्रेड का रह सकता है, कॉमर्स का रहेगा, ठीक है। उसके लिए काउंसिल भी बनाया गया ताकि कॉपरेशन मेंटेन रहे। उसके लिए नीति आयोग है कि नहीं है बताओ। हाँ यदि कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो इंटर स्टेट वाटर यानी कि पानी का रिवर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वहाँ पे जाएगा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में। पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जोनल काउंसिल, ये सब तुम्हारा इंटर स्टेट रिलेशन को दिखाने के लिए है। हालांकि इसके डिटेल्स में बाद में पढ़ोगे, मगर माइंड फैमिलियर कर लो कि क्या क्या टॉपिक से हम लोग आने वाले समय में फैमिलियर होने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। नंबर 16 देखो, इमरजेंसी प्रोविजन। हाँ इमरजेंसी प्रोविजन बिल्कुल यही प्रोविजन है ना जो कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट कह सकते हो। यूनिटरी बाइस दिखेगा तुमको यहाँ पे। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल देखो, गवर्नर रूल लगता है कि नहीं लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस कंट्री में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तो जो पब्लिक जो है, लोग सब जो पब्लिक फंक्शन है, उसका भी तुम्हारा क्या सैलरी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका भी सैलरी। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसका भी सैलरी खत्म हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। हाँ इसका फिर देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन का क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। तो यस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 2। पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट जो डिग्निटरीज है भारत में, इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या है? पहला नागरिक है भारत का। हाँ तो उसका देखेंगे कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन दोनों अलग तरीका होता है। हाँ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है काफ़ी हद तक वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से मैच करता है, दोनों का काफ़ी हद तक मैं बोला हूँ, क्योंकि उसमें भी कुछ अंतर है। तो देखो प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट का? ओथ, कंडीशन, इम्पीचमेंट भी हो सकता है, वैकेंसी हो तो कौन संभालेगा। यदि मान लो कि प्रेसिडेंट का डेथ हो गया तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। यदि वाइस प्रेसिडेंट को कुछ हो गया तो कौन बनेंगे? CGI बनेंगे। ये प्रोविजन है यहाँ पे।
पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर देखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वीटो पावर भी है प्रेसिडेंट के पास। पार्डन पावर है कि नहीं बताओ तो? किसी को भी माफ़ कर सकते, किसी को फांसी का सजा है तो प्रेसिडेंट चाहेंगे तो पूरा माफ़ कर सकते हैं इसको, इसलिए जाता है ना प्रेसिडेंट के पास पिटीशन। हाँ, सब कोई भेजता है जिसको मान लो कि फांसी का कहीं से रिलीफ नहीं मिला, फांसी का कहीं से रिलीफ नहीं मिला तो उसको फांसी का रिलीफ प्रेसिडेंट से मिल सकता है। समझ गए? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। प्रेसिडेंट तो कस्टोडियन है फंडामेंटल संविधान का। संविधान का यदि एग्जीक्यूटिव में देखोगे तो प्रेसिडेंट है कस्टोडियन, यदि जुडिशरी में देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों ही कस्टोडियन है। तभी तो जब प्रेसिडेंट जब ओथ लेते हैं तो कौन रहता है दिलवाने के लिए? सीजीआई रहता है। जब सीजीआई जब ओथ लेता है तो यहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं। तो बात समझो ना कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब राज्य में जब कोई मिनिस्टर ओथ लेता है तो कौन रहता है वहाँ पे? गवर्नर रहता है। गवर्नर भी जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट इन स्टेट। हाँ, दोनों पावर में अंतर है जी। प्रेसिडेंट बहुत ऊपर का पोस्ट है, समझे? प्रेसिडेंट बहुत बड़ा पोस्ट है विद्यार्थी लोग, समझा? और सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत बड़ा पोस्ट है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बहुत बड़ा है वाइस प्रेसिडेंट कम, नो, वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन है। तो अभी कौन है राज्यसभा के चेयरमैन? अभी प्रेजेंट धनखड़ साहब है, राजस्थान से आते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन भी है और प्लस क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप वाइस प्रेसिडेंट है तो आपको चेयरमैन का मौका मिलता है, और जबकि राज्यसभा का मेंबर नहीं है वो। देखो गजब बात यही है ना, इतना सुंदर बनाया गया स्ट्रक्चर कि राज्यसभा का कोर मेंबर नहीं होने के बाद भी राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएंगे। क्यों? वाइस प्रेसिडेंट है ना जी। समझते हुए चलोगे बच्चे लोग। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का? टर्म एंड वैकेंसी, पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। और हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है और जो यूएस का वाइस प्रेसिडेंट, उसमें क्या अंतर है, समझे? कैसे कंपेयर करोगे? अच्छा, प्रेसिडेंट का जो तौर तरीका का जो पावर है तो जानते हो कि यूएस में देखो प्रेसिडेंट कितना पावरफुल है। यूएस में वाइस प्रेसिडेंट होता है। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूएस में? कमला हैरिस है कि नहीं है? अभी प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? जो बाइडेन है कि नहीं है? तो इंडिया में भी तो वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट इंडिया ने कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया? देखो एक कंट्री, आई थिंक यूएस ही होगा। हाँ, हमारा पावर का अलग है, समझे ना? हाँ, साउथ अफ्रीका से हमने तरीका लिया है इलेक्शन प्रोसेस का, बहुत सारा इलेक्शन प्रोसेस का तरीका लिया है। एनीवे, समझते हुए चलोगे तो जैसे तुमने देखा प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, तो प्राइम मिनिस्टर का भी देखना होगा। एंड रियल जो पावर है बच्चे लोग किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में सबसे पावरफुल पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर जी, समझे? तो देखो कैसे अपॉइंटमेंट। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ओथ, टर्म, सैलरी, फंक्शंस, पावर्स, रोल डिस्क्रिप्शन, बहुत बड़ा रोल है जी। क्या रिलेशन रहेगा प्रेसिडेंट के साथ? हाँ, चीफ मिनिस्टर हु बिकम प्राइम मिनिस्टर। देखो क्या क्या आप इसमें देखेंगे कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं भारत में। बताओ एग्जाम्पल बताओ। मोदी जी। हाँ, मोदी जी बेस्ट एग्जाम्पल। मोरारजी देसाई बेस्ट एग्जाम्पल। देवी गौड़ा, हाँ वो भी बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे हैं। पीवी नरसिम्हा राव बने थे? नरसिम्हा राव नहीं बने थे, सीएम नहीं बने थे। तो ऐसे बहुत सारे हैं ना कि जो सीएम रहे हैं और ऊपर पहुंचे हैं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं? नहीं रहे हैं, सीएम नहीं रहे हैं। हाँ, संसद में ही रहे थे, बिल्कुल। वो इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी डायरेक्ट पावर में। हाँ सुनो बच्चे, वो कर दो। हाँ, ये देखो 90 नंबर हो गया ना? हाँ 90 नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 20 नंबर, देखो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, तो जब बात करें आखिर टीम जो वर्क होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही होंगे, समझे ना? तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे, एडवाइस देखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर देखेंगे, ओथ और सैलरी भी देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे मिनिस्टर का क्या कंपोजिशन होता है, और COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट। कैबिनेट एक छोटा सा हिस्सा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और कैबिनेट सबसे सुप्रीम है बच्चे लोग। और कैबिनेट को जो हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो टीम है, जो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, जो एग्जीक्यूटिव का भी रियल एग्जीक्यूटिव है कह सकते हो, जो रियल में सरकार जो चलाते हैं, जो उसको क्विक डिसीजन लेना होता है, वो कैबिनेट है, समझे? किचन कैबिनेट भी कॉन्सेप्ट समझोगे जो इंदिरा गांधी चलाई थी, है ना? कैबिनेट कमेटी देखोगे, कैबिनेट कमेटी यही नहीं मैं तुम लोग को जाने का कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का, तो यहाँ पे मिल जाओगे।
कैबिनेट देखो, कैबिनेट कमिटीज़ का फीचर्स, कितने कैबिनेट कमिटी होते हैं, क्या फंक्शन है, क्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है, सब चीज़ समझोगे यहाँ पे। पार्लियामेंट देखो, पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, समझो, फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसी तरह पार्लियामेंट भी बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, कंपोजिशन क्या है, ठीक है, किस तरह इलेक्शन होता है, क्या ड्यूरेशन है। जानते हो कि राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग हाउस है, वो कंटिन्यूस हाउस है वो। लोकसभा क्या है, डिजोल्व हो जाता है, 5-5 साल में होगा नॉर्मली, यदि ख़त्म ना हो तो 5 साल में चुनाव होता है ना जी, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ। बीच में यदि माइनॉरिटी में आ जाए तो विषय दूसरा है। तो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या है, वही स्पीकर, ड्यूटी स्पीकर्स। ये स्पीकर का जो टर्मिनोलॉजी है वो लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए क्या होगा, चेयरमैन, समझे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, राज्यसभा में वाइस चेयरमैन होते हैं, ठीक है। लीडर्स इन पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, क्या क्या डिवाइस होता है, क्या क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, लैम डक सेशन, बहुत दुनिया भर का चीज़ होता है इसके अंदर। जॉइंट सीटिंग देखो, कभी भी बिल पास नहीं हो पाया तो जॉइंट सीटिंग लगवाओ यदि पॉसिबल है तो। बजट देखो, बजट कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है पार्लियामेंट का, हाँ, मल्टी फंक्शन रोल प्ले कर रहा होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री कंट्रोल कैसे है और किस रीजन से ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल कम हो रहा है, क्योंकि जानते हो वही, एक तो देखो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट जानते हो ना बच्चे लोग, हाँ, ताकि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग रहे, इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आया था। खैर आने वाले समय में समझोगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। राज्यसभा का पोजीशन क्या है, कई ऐसे भी इश्यूज है स्टूडेंट, कई ऐसा भी मुद्दा आता है जहाँ राज्यसभा आगे निकल जाता है लोकसभा से, अन्यथा लोकसभा सबसे पावरफुल है। मगर कुछ ऐसे भी केसेस है, कई ऐसे भी कंडीशन आते हैं जहाँ राज्यसभा लीड करते हैं। जैसे मान लो कि यूपीएससी जैसा एग्जाम कंडक्ट करना है, नया कोई एग्ज़ाम बनाना है, राज्यसभा, हाँ, राज्यसभा, जैसे फेडरल इश्यूज़ है तो राज्यसभा, कोई भी यूपीएससी टाइप का, जैसे मान लो इंजीनियरिंग सर्विस आपको बनाना है तो राज्यसभा ही डिसाइड करेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सब देखोगे, एमपी को भी मिलता है, कलेक्टिवली भी मिलता है, इंडिविजुअल भी मिलता है। आर्टिकल 105 याद कर लो बच्चे लोग, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम है पार्लियामेंट, तभी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अच्छा, जब पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो उसी को एक्सटेंड करो, पार्लियामेंट्री कमेटी, दुनिया भर कमेटी है जी इसमें। पब्लिक अकाउंट कमेटी है कि नहीं है बताओ, है ना, एस्टीमेट कमेटी है कि नहीं है बताओ, कोपू है कि नहीं है, बहुत सारे कमेटी है इसमें। तो मीनिंग समझोगे, क्लासिफिकेशन समझोगे, फाइनेंशियल कमेटी समझोगे, वही देखो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है ना, इसमें तुम्हारा एथिक्स कमेटी भी आ जाएगा, बहुत सारा एथिक्स कमेटी है ना। एथिक्स कमेटी है देखने के लिए कि जो एमपीज़ है वो एथिकली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ कमेटी रिलेटेड टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल, वही एथिक्स कमेटी सब आ जाएगा उसमें। हाँ, एक कमेटी होता है जो तुम्हारा डेलीगेशन भी करता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए, तो वो भी कमेटी आ जाएगा। बहुत कमेटी, हद कमेटी, बहुत ज़्यादा कमेटी इसके अंदर होगा। सब हाउस कीपिंग कमेटी देखो, कंसल्टेटिव कमेटी। 24 देखोगे पार्लियामेंट्री फोरम, तो पार्लियामेंट्री फोरम का क्यों इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शन है, तो इसमें समझोगे। पार्लियामेंट्री ग्रुप देखो, ये सब पार्लियामेंट से संबंधित है, जितना ही पर है उस पार्लियामेंट का ही एक्सटेंशन है। देखो क्यों बनाया गया पार्लियामेंट्री ग्रुप, क्या कंपोजिशन है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसका काम है, वो सब चीज़ समझोगे। सुप्रीम कोर्ट, आओ जुडिशरी पे। सुप्रीम कोर्ट जानते हो सबसे बड़ा कोर्ट है जुडिशरी सिस्टम का। हमारा जो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी सिस्टम है उसका सबसे जो हायर जो पोस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसका अपॉइंटमेंट क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशन और क्या ओथ होगा, सैलरी, टेन्योर, रिमूवल। जानते हो टेन्योर तो वही एज के हिसाब से कह सकते हो, क्योंकि चीफ जस्टिस का भी कोई टेन्योर फिक्स तो है नहीं, उम्र के हिसाब से ही फिक्स होता है। सीट और प्रोसीजर देखो, एडॉक जज भी होते हैं, रिटायर्ड जज भी होते हैं, एक्टिंग जज मतलब जो जज काम कर रहे हैं। जुडिशरी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट क्या इंडिपेंडेंस है, इसलिए तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर भी है कि नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एनजीएसी लाए थे, एनजीसी खत्म हो गया ना, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इट वॉज अगेंस्ट द बेसिक डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट सब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है कि नहीं है बताओ तो। हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है अभी, कपिल सिब्बल। हाँ, जुडिशियल रिव्यू देखोगे, उसके बाद क्या है मीनिंग जुडिशियल रिव्यू का, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या संविधान में प्रोविजन है। देखो जुडिशियल रिव्यू तो वर्ड तो कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है, मगर प्रोविजन है वो सब। हाँ, स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का। 9th शेड्यूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th शेड्यूल एक तरह से कहो तो एक ब्लैंकेट है कि पहले तो क्या था कि कोई भी बना के 9th शेड्यूल के अंदर डाल देता था, मगर केशवानंद भारती केस के बाद क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी
लॉ को, पार्लियामेंट के एक्ट को यदि 9th शेड्यूल में डाला जाएगा तो उसको भी चेक करेगा, वो भी जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा होगा सुप्रीम कोर्ट का। यही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था केशवानंद भारती केस से पहले, यानी कि 1973 से पहले कोई भी फैसला आया हो उसको चेक नहीं करेगा, क्योंकि बहुत फिर लेगेसी इशू हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल, देखो वही जो लाइन बताएं, केशवानंद भारती केस एक लाइन है, वाटर डिवाइड है 9th शेड्यूल के लिए। आ रहा है समझ में ना? हाँ, पूरा नहीं समझ में आएगा विद्यार्थी लोग, तुम लोग को जो यूट्यूब पे भी देखोगे तुम लोग को भी पूरा समझ में नहीं आएगा, बट माइंड तैयार करो, माइंड तैयार करोगे पढ़ना क्या है। अब पॉलिटी अपने आप में एक ग्रंथ है, पॉलिटी केवल यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है विद्यार्थी लोग, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए। बहुत बहुत सुंदर ये टॉपिक, मैं तो कहता हूँ बिना जो यूपीएससी का तैयारी नहीं करता उसको भी पढ़ना चाहिए, पॉलिटी मस्ट पढ़ना चाहिए समझने के लिए सिस्टम को। अच्छा, जब जुडिशरी का बात करें तो जुडिशियल एक्टिविज्म का ही बात होगा। कई बार क्या होता है कि जुडिशरी भी अपना लक्ष्मण रेखा को लांग देती है, क्रॉस कर देती है, डेट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर डिबेट होगा ही, क्योंकि कई बार पार्लियामेंट भी अपना काम नहीं कर रहा होता है, कई बार एग्जीक्यूटिव भी काम नहीं कर रहा होता, फिर आना पड़ता है। जैसे देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आना पड़ा, जैसे रिसेंट टाइम में देखो आर्टिकल 142 को बहुत यूज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज देखो बुलडोजर का जो इशू था, तो बुलडोजर इशू को रोकने के लिए आर्टिकल 142 का यूज़ हुआ ना, अभी रिसेंट टाइम का बता रहा हूँ मैं, जब मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं रिसेंट टाइम का बात कर रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन पहले का मैं बता रहा हूँ। तो इस पर डिबेट हो सकता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म सही है या गलत है, क्योंकि बार बार करना भी गलत चीज़ हो जाएगा, क्योंकि सबका ही डेमोक्रेसी में क्या है, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर, सबका अपना लक्ष्मण रेखा है कि आपको इतना काम करना है, आपको इतना काम करना है, आपका ये जुडिक्शन है। देखो मीनिंग क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, जस्टिफिकेशन क्या है, हाँ क्रिटिसिज्म क्या होगा इसका, तो ये सभी चीज़ समझेंगे इसमें। 29 देखो बच्चे लोग, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए, बहुत सारे लोग के साथ ठगी हुआ, बहुत सारे लोग के साथ गलत हुआ, तो उसके बिहाफ में आप है ना पिटिशन फाइल कर सकते हो। और ये शुरू के संविधान में कहीं नहीं था, ये कह सकते हो इंडियन जुडिशरी सिस्टम का एक एवोल्यूशन है, एक अपना ही एक कॉन्सेप्ट है ये। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आया था कहाँ से, यूएस से आया था, फाइल सूट से। हाँ, मीनिंग ऑफ पीआईएल क्या है, फीचर्स क्या है, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सभी चीज़ समझेंगे हम लोग पीआईएल में। तो यस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 3। पार्ट 4 देखो स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल जो आपने केंद्र का समझा है सेम यहाँ पे रेप्लिका। जब प्रेसिडेंट समझे तो गवर्नर भी समझना होगा, स्टेट का फेडरलिज्म, गवर्नर, अपॉइंटमेंट, उसका कंडीशन, उसका टर्म, ओथ, पावर, फंक्शंस। अच्छा ओथ में बोल दिया, क्या ओथ होता है, गवर्नर ओथ लेते हैं? हाँ तुम्हें पता करके बताना, ये बच्चे करके बताना। हाँ वेरी गुड, जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, हाँ वेरी गुड। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठने से पहले ओथ लेना जरूरी है। बच्चे लोग इंटरनेट पे चेक करो जरा फिर से एक बार, और देखो कि जो गवर्नर साहब जब ओथ लेंगे तो वहाँ कौन बैठेंगे, देखो जरा तेजी से चेक करो। हाँ उसके बाद 31 देखेंगे हम लोग चीफ मिनिस्टर, जैसे हाँ समझे ना, हाँ बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, जिस राज्य के गवर्नर है उस हिसाब से उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आप बैठ रहे हो ना, आपको ओथ लेना ही पड़ेगा। देखो चीफ मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए तो फिर चीफ मिनिस्टर के लिए भी सेम ही चीज़ होगा, समझ गए, सभी चीज़ पढ़ेंगे। स्टेट काउंट बिल्कुल देखो उसी का रेप्लिका है, जो यूनियन में जो पढ़े थे उसी का रेप्लिका स्टेट में है। 32 देखो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हर एक चीज़ वही होगा। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट। अच्छा स्टेट में भी कैबिनेट होता कि नहीं होता है, जैसे पार्लियामेंट का देखे थे तो 33 में देखो स्टेट लेजिस्लेचर, सेम चीज़, हर एक चीज़ सेम हो जाएगा, क्या पोजीशन है, क्या सेशन है, कौन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे। हाँ ये अलग बात है कि नेशनल लेवल पर लोकसभा राज्यसभा है, हर स्टेट में दोनों हाउस नहीं है। अधिकतर स्टेट में क्या है बच्चे लोग, केवल विधानसभा है। अब कुछ राज्य में, कितने राज्य हैं भारत में, हाँ अभी 6 राज्य है, पहले 7 राज्य में था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर कभी राज्य हुआ करता था तो वहाँ पे दोनों ही हाउस था, चूँकि वो यूटी बन गया, अभी भी यूटी ही स्टिल है। इलेक्शन यूटी में भी होता है, विद्यार्थी लोग जानते हो, जैसे पौडीचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, उस तरह का यूटी बना दिया गया, या कह सकते हो अभी का जो स्वरूप है जम्मू एंड कश्मीर का। तो देखो वही स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है हमें टोटली।
हाई कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट समझ लिए तो हाई कोर्ट को समझना उतना ही आसान है। और देखो हाई कोर्ट कभी भी बच्चे लोग हाई कोर्ट को कम नहीं समझना, पिछले क्लास में यही बोल रहे थे, हाई कोर्ट भी बहुत बड़ा कोर्ट है, समझ गए। कंपोजिशन क्या होगा, अपॉइंटमेंट क्या होगा, क्वालिफिकेशन देखो, टेन्योर, रिमूवल, ट्रांसफर, सभी सेम चीज़ होगा। हाँ, मैं जानते हो कि चूंकि हाई कोर्ट है तो कंसर्न स्टेट तक ही जितना जुडिशन है वहीं तक रहेगा इनका बात, जजमेंट से, मगर सुप्रीम कोर्ट पूरा दायरा है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, मगर हाई कोर्ट का मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट केवल स्टेट का ही लॉ को चेक करेगा। हाई कोर्ट कैन चेक द लॉ ऑफ सेंटर ऑल्सो, पार्लियामेंट का लॉ भी चेक करेगा वो। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि विधानसभा का ही लॉ चेक करेगा, स्टेट कैन चेक योर पार्लियामेंट लॉज ऑल्सो, तभी तो नीचे से ऊपर जाता है। वहाँ पे भी हाई कोर्ट में भी जाना पड़ता है अटॉर्नी जनरल को, सोलिसिटर जनरल को, तो बात समझ जाओ। 35 देखो, ट्राइब्यूनल्स पिछले क्लास में भी हम लोग समझे थे। हाँ, ट्राइब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पूरा परफेक्ट जुडिशरी बॉडी नहीं है, बट जुडिशियल फंक्शन प्ले कर रहा होता है ये। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स देखेंगे और भी ट्राइब्यूनल देखेंगे, जैसे इंटर वाटर डिस्प्यूट के लिए भी ट्राइब्यूनल बनता है ना जी। उसका देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब क्या, नीचे वाला जो कोर्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, अब तो नया चीज़ और भी है, लोक अदालत है, फैमिली कोर्ट भी है, ग्राम न्यायालय है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है, जो गरीब आदमी लोग है जो लड़ नहीं पाता तो उसके लिए सर्विस दिया जाता वहाँ पे। अभी जानते हो ना कि कई ऐसे लोग होते हैं जो लॉयर हायर नहीं करते, तो उसके लिए लॉयर दिया जाता है ताकि वो अपना केस लड़ सके। स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, हाँ जानते हो, स्पेशल प्रोविजन है बहुत सारे राज्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए तो है ही, नागालैंड के लिए, आसाम, मणिपुर, आंध्रा, तेलंगाना, सिक्किम के लिए, मिजोरम के लिए, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। तो नॉर्थ ईस्ट तो पूरा है, जितना भी तुमको दिखेगा हिमालयन पट्टी का जो नॉर्थ ईस्ट है सबको ही स्पेशल प्रिविलेज। आर्टिकल 371 को थोड़ा सा देखोगे ना, है उसमें आर्टिकल 371 में बहुत प्रिविलेज है नॉर्थ ईस्ट को, और इस तरह बहुत सारा अलग अलग आर्टिकल है तुम्हारा। अब गुजरात का मतलब पूरा गुजरात को नहीं है, गुजरात किसी रीजन को, महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र किसी रीजन को, इस तरह है, समझे। तो ख़त्म कर दिया ना, पार्ट 4 खत्म हो गया। अब पार्ट 5 का बात करेंगे। देखो लोकल गवर्नमेंट, बच्चे लोग याद करो शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 को, है ना, पिछले क्लास में जो चर्चा हुआ था। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट, हाँ, इसमें पेशा एक्ट देखोगे, पेशा एक्ट के बारे में पहले भी क्लास में चर्चा हुआ है, याद करो। पंचायती राज देखो, और क्यों नहीं जानते हो कि अभी भी ये पंचायती राज क्या है, जो मॉडल है क्या कारगर है भारत में? नहीं है, क्योंकि वो मोहताज हो जाता है स्टेट के ऊपर, और स्टेट पूरा डिसाइडर है कि पंचायती राज को किस तरह आगे ले जाया जाए। कई राज्य में तो स्टेट पंचायती राज का इलेक्शन टाइम पे नहीं हो पाता है, कई राज्य में स्टेट फाइनेंस कमीशन तक नहीं बना है ठीक से, तो गड़बड़ हो जाएगा। सिमिलर जब 38 देखे तो 39 में म्यूनिसिपैलिटी, रिसेंट टाइम में ही इस राज्य में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था, करेक्ट। अर्बन बॉडी 74th अमेंडमेंट, है ना, किस टाइप का अर्बन गवर्नमेंट हो सकता है, म्यूनिसिपल कौन कौन लोग शामिल रहते हैं, मेयर सब हो गए, कैसे पैसा जनरेट होता है, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के लिए भी किस तरह काउंसिल बनता है, वो सभी चीज़ समझना है यहाँ पे। आगे देखोगे बच्चे लोग, पार्ट 6 यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। यूटी देखो कैसे यूटी बना, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है यूटीज का, क्या स्पेशल। देखो दिल्ली कितना डिफरेंट है, नहीं दिल्ली डिफरेंट है बच्चे लोग, क्योंकि दिल्ली संविधान के हिसाब से बना, उसका जो असेंबली है विधानसभा वो संविधान के हिसाब से बना। वही जो तुम पौडीचेरी का बात करोगे आर्टिकल 239A, हाँ ठीक है। तो यदि तुम यूटी का बात करोगे पौडीचेरी का, तो पौडीचेरी ऐसा नहीं, पौडीचेरी पार्लियामेंट के लॉ से बना है वहाँ का विधानसभा, डिफरेंस ना, इसलिए दिल्ली का स्पेशल प्रोविजन है। सीबीआई कहाँ से पावर ड्रॉ करती है, दिल्ली का ही तुम्हारा जो एक्ट है उस। तो कमिटी देखेंगे यूटीज का। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज पढ़ना है, समझना है, और यहाँ पे गवर्नर का रोल भी समझना है। जब मैं शेड्यूल्ड एरियाज का बात कर रहा हूँ, ट्राइबल एरियाज का बात कर रहा हूँ, तो कौन सा शेड्यूल तुम्हारे दिमाग में आएगा? हाँ 5, 6 स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए, और 5 किसके लिए? जो नॉर्थ ईस्ट में जो 4 स्टेट छूट गया उसके लिए। हाँ, तो कौन से नॉर्थ ईस्ट का कौन से 4 स्टेट है जो 6 शेड्यूल कवर करता है, बताओ? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर नहीं, मेघालय। बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो पार्ट 7 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन,
अच्छा देखो यहाँ पे कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा नोट्स में। हाँ, तो देखो पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा बदल जाएगा इस बार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बताया है इस बार। आर्टिकल 142 को ही यूज़ किया था इसी चीज़ के लिए। तो पावर क्या है, फंक्शन क्या है, विजन क्या है, ये सभी चीज़। यूपीएससी देखो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो 43, यही तो खास बात है ना, इसलिए तो हर कोई बनना चाहता है IAS IPS। इतना आसान नहीं है रिमूव करना। हाँ, जानते हो ना एक केस आया था रिसेंट टाइम में, महाराष्ट्र की जो गर्ल थी। हाँ, तो इतना आसानी से तो नहीं निकली, बहुत इंक्वायरी कमेटी बना, दुनिया भर का प्रोसेस हुआ तब हुआ। इससे पहले जानते हो ना कि झारखंड में एक गर्ल थी IAS, हाँ, जिन पे आरोप अभी भी स्थित है, कहाँ निकली अभी तक। तो रिमूवल इतना इजी नहीं है। देखो वहाँ पे इंडिपेंडेंस, फंक्शन, लिमिटेशन, रोल। सेम जब हम UPSC पढ़े थे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी, उसका भी ये सभी चीज़ समझना है। हाँ, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है, 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य एक साथ आके हाँ सिमिलर एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं सबके लिए सेम। मैं अभी तक कोई नहीं किया, ये भी बात सही है। फाइनेंस कमीशन देखो, जब मैं यूनियन फाइनेंस कमीशन का बात कर रहा हूँ तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का ही बात होगा। मैं जानते हो कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता तो बात ही हो जाता। मैं जो फाइनेंस कमीशन है, बच्चे लोग, जब मैं फाइनेंस कमीशन का बात कर रहा हूँ तो कौन सा आर्टिकल का मैं बात कर रहा हूँ? आर्टिकल 280 का बात कर रहा हूँ। हाँ, 280 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझते चलो। कंपोजिशन, फंक्शंस, एडवाइजरी रोल। हाँ, GST देखो, GST कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं बताओ तो। हाँ, संविधान में संशोधन करके, और ये भी स्पेशल मेजोरिटी से करके, समझे। और एक एग्जाम्पल है GST कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। विजन क्या है, मिशन क्या है, वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है, ये सभी चीज़ समझना है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बात हुआ है। अच्छा, इससे पहले जो सिलेबस उसमें सिलेबस में बात कर रहे थे ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, देखो तो तुम देख रहे हो बच्चे लोग, समझ में आ रहा है कुछ कि जो सिलेबस जो GS2 में दिया गया है उससे कितना मिलता जुलता चीज़ है ये पॉलिटी का सिलेबस, लक्ष्मीकांत का सिलेबस। इसलिए तो हम कह सकते हैं कि इसका धर्म बुक है, वो धर्म ग्रंथ है एक तरफ से, डायरेक्ट रेप्लिका है। देखो ना, नेशनल कमीशन फॉर SCs कैसे इवॉल्व हुआ। पहले SC और ST एक साथ थे ना, नेशनल कमीशन, दोनों को अलग किया गया और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाँ, सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर ST देखो सेम चीज़। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस OBC, अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, करेक्ट। हाँ, तो सेम चीज़ देखो 50 में देखो, हाँ, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। इसमें रोल समझना है, कमीशन का विजन समझना है। आगे देखो CAG, आर्टिकल 150, 151, 152 सब CAG से रिलेटेड है। ये क्या अपॉइंटमेंट है, क्या इंडिपेंडेंस ड्यूटी, सब CAG कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको क्या कहा जाता है, पब्लिक पर्स कहा जाता है, कस्टोडियन है पब्लिक पर्स का CAG। अब तो जानते हो कि कंट्रोलर तो नहीं रहा, ऑडिटर रहा। CAG नाम के लिए लगता है नोमेनक्लेचर, अब कंट्रोलर नहीं रहा जी, ये ऑडिटर रह गया। क्यों ऑडिटर रहा समझेंगे, क्रिटिसिज्म भी समझोगे इसका, और क्रिटिसिज्म में ही समझ में आएगा कि ये रियल में CAG का नाम क्या है। एक्चुअल में ऑडिटर मतलब क्या, जो ऑडिट किया कितना खर्च हुआ, कंट्रोल नहीं कर पाता है जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था। क्यों ऐसा हुआ समझेंगे। अटॉर्नी जनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये। देखो अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज़। हाँ, सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जो इसके नीचे काम करता है। तुषार मेहता है कि नहीं है अभी जो रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ हाँ, समझे, सॉलिसिटर जनरल उसके आते हैं ना जी। हाँ, सॉलिसिटर जनरल, तो सॉलिसिटर जनरल ही ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हकीकत में किसको जाना था, अटॉर्नी जनरल को जाना था। खैर देखो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, राइट्स पढ़ेंगे, लिमिटेशन पढ़ेंगे, फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी पढ़ेंगे। हालांकि सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, मैं जब अटॉर्नी जनरल का पढ़ोगे तो सॉलिसिटर जनरल तो आएगा ही आएगा। सिमिलरली जब मैं अटॉर्नी जनरल का बात कर रहा हूँ तो राज्य में क्या होगा, एडवोकेट जनरल। तो ये तो बात हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। अब बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कुछ बॉडी वही एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेंगे इसको हम लोग, कि जो सरकार ने बनाया, सरकार का भी पूरा अधिकार है। जैसे देखो ना एग्जाम्पल, लॉ कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नीति आयोग, अच्छा बताओ नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बनाया है, फाइनेंस कमीशन को, है ना, सॉरी प्लानिंग कमीशन को, सॉरी प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग देखो इसका इस्टेब्लिशमेंट 2015 में जानते हो क्या इसके पीछे रैशनैलिटी है, कंपोजिशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्रिटिसिज्म, ये सभी चीज़। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
समझे ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बच्चों, ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है। इस्टेब्लिश वही एग्जीक्यूटिव बॉडी कहो या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहो, बात एक ही है, ठीक है। हाँ, बात एक ही कई बार है बट कई बार नहीं भी है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव से बना हो तब एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी एक एग्जांपल है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। देखो यहाँ पे NHRC बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कंपोजिशन, ठीक है। जब हम सेंटर का बात करें तो स्टेट पे भी लागू होगा, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखो सेम चीज। 57 देखो CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CIC है ना जी ये, हाँ। CIC किसके लिए होगा? इंफॉर्मेशन लागू करने के लिए, RTI से लागू करने के लिए। कंपोजिशन, टेन्योर, पावर, फंक्शन देखोगे सेम तुम्हारे स्टेट में भी यही होगा। 58 CBC देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसका एस्टेब्लिश देखो कितना इंपॉर्टेंट है विजिलेंस कमीशन, वही करप्शन को कम करने के लिए, ठीक है। इसका देखो फंक्शन देखो, ऑर्गेनाइजेशन देखो। 59 पढ़ा रहे बच्चे लोग। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछा भी था इस पे सवाल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ CBI देखो, CBI जान रहे हो ना, उसका मोटो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, फंक्शन। CBI वर्सेस स्टेट पुलिस कई बार होता है, CBI सेंटर का है, फिर स्टेट में जाएगा तो कन्फ्लिक्ट होगा स्टेट का। जनरल कंसर्न सब। लोकपाल एंड लोकायुक्ता देखो, लोकपाल और लोकायुक्ता वही 2013 में आया था अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद, है ना, इसे समझेंगे। लोकपाल यूनियन के लिए, लोकायुक्ता स्टेट के लिए। महाराष्ट्र में जानते हो लोकायुक्ता इस्टेब्लिश भी किया था। सेक्शन देखो NIA, कितना पावरफुल बॉडी है ये, है कि नहीं बताओ तुम? बहुत पावरफुल है। जो NIA जो ऑफिसर होते हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं, CBI की तरह जनरल कंसर्न की जरूरत नहीं है इसको। तो नेशनलिटी क्या है, कब बनाया गया था? मुंबई अटैक के बाद बनाया गया था इसको, NIA एक्ट, समझे? ये सभी चीज़। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है देखो तो, है ना। इस्टेब्लिशमेंट, NDRF टीम इसी से निकला है ना जी। हाँ, फंक्शन क्या होगा, हाँ, एडिशनल फंक्शन क्या है? जब नेशनल का बात करें तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी, डिस्ट्रिक्ट का भी देखेंगे। तो पार्ट 9 देखो, पार्ट 9 देखोगे और भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लाया गया था इसको। ऑफिशियल लैंग्वेज इशू देखो यहाँ पे, रीजनल लैंग्वेजेस। जुडिशरी का लैंग्वेज जानते हो अलग है, सुप्रीम कोर्ट में केवल इंग्लिश ही चलता है, करेक्ट। क्या टेक्स्ट ऑफ लॉस होना चाहिए, लॉ किस लिखना है किस में, ये सभी चीज़ समझोगे यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में। पब्लिक सर्विस देखो, इसका भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। 67 देखो, राइट्स एंड लाइबिलिटी, गवर्नमेंट के लिए क्या राइट्स है और क्या लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटी मतलब क्या है, क्या उसके ऊपर जिम्मेदारी है, जानते हो ना। हम केंद्र सरकार को भी सू कर सकते हैं कोर्ट में, राज्य सरकार को भी कर सकते, होता है ना, बहुत सारा केस सुप्रीम कोर्ट में आता है ना। समथिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था ना, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। तो अब कर सकते हो, सू कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। 67 देखो, ठीक से। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस, प्रोविजन सब है, जैसे SC ST के लिए, बहुत सारे लोग के लिए। पॉलिटिकल डायनेमिक देखोगे, पॉलिटिकल पार्टीज देखोगे, मीनिंग, टाइप्स, पार्टी सिस्टम। हाँ, इसमें हम स्टेट पार्टी देखेंगे, नेशनल पार्टी देखेंगे, बहुत सारा चीज़। और स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी डायनेमिक चीज़ है, बदलते चला जाता है। जिस हिसाब से लोकसभा में सीट मिला, जिस हिसाब से विधानसभा में सीट मिला, जिस हिसाब से विधानसभा में परफॉर्मेंस रहा, उसके हिसाब से जानते हो कि बदलते रहता है, समझ गए। हाँ, जैसे आम आदमी पार्टी देखो, नेशनल पार्टी बन गया ना, तो रीजनल पार्टी का रोल अपना ही रोल है। फेडरलिज्म के लिए रीजनल पार्टी का होना बहुत जरूरी है कि नहीं है, बताओ। हाँ, फेडरलिज्म के लिए, क्योंकि स्टेट का इशू भी इन मायने रखता है, तो उसके लिए देखो क्या रीजनल पार्टीज। अच्छा, रीजनल पार्टीज का रोल कब बढ़ा? वही भूमिका तो 80s में ही शुरू हो गया था, मंडल कमीशन सब। उसके बाद देखो, बाद में तो जानते हो कोलिशन का सरकार भी बना दिया, और उसका राज्य में देखो कांग्रेस खत्म हो गया, रीजनल पार्टी उठे ना, जैसे यूपी बिहार सब में देखोगे, बिल्कुल। तो राइज ऑफ रीजनल पार्टी, रोल ऑफ रीजनल पार्टी, ये सभी चीज़। इलेक्शन देखो, प्रोसेस। अच्छा, इलेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ तो समझ ही सकते हो तुम लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन का मशीनरी, जो ऑफिसर लोग रहेंगे। और देखो 71, 72 देखो, 72 इज रिलेटेड टू 71। इलेक्शन लॉस, पिछले क्लास में भी चर्चा हुआ था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का, 51 का, कितना इंपॉर्टेंट। डिलिमिशन एक्ट देखो, और डिलिमिशन कमीशन कितना बार बैठा है बच्चे लोग? अभी तक 4 बार बैठा है ना, बिल्कुल। और जो 5वां बार होगा वो 2026 के बाद बैठेगा, सेंसस के बाद, पॉपुलेशन सेंसस के बाद। देखो यहाँ पे ये सभी चीज़ समझना है। यहाँ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स देखो, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं इलेक्शंस में, तो सभी चीज़ यहाँ पे देखोगे। 96 में आया,
हाँ, फिर 2010 में आया। वोटिंग बिहेवियर देखो, यहाँ समझेंगे कि लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, फर्क पड़ता है ना मुद्दा सब, वही चीज़ समझेंगे। रोल ऑफ मीडिया का क्या रोल है इलेक्शंस में, ये सभी चीज़। कोलिशन का सरकार जानते हो, उसका भी मेरिट्स है, उसका भी डिमेरिट्स है। मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है, ठीक है। क्या मीनिंग है? अब कोलिशन का सरकार क्या भारत नहीं देख चुका है क्या? अभी भी तो कोलिशन का सरकार ही चल रहा है, समझे? अभी भी तो, हाँ, ये कोलिशन की सरकार में अनडाउटली बीजेपी सबसे पावरफुल है, क्योंकि ज़्यादा सीट है उनके पास, 240 सीट। मैं कई बार तो हम ये जानते हैं कि 100 सीट लाके भी कोलिशन का, वो और खिचड़ी वाला कोलिशन हुआ। अभी नहीं कह सकते कि ये कोलिशन कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी वाला है। हमने देखा है कि अर्ली 90s में देखा है, याद करो चंद्रशेखर का, बताओ तो बच्चे लोग, 90s में जब राजीव गांधी का देहांत हुआ, उसके बाद कौन बने पीएम? कौन बने? हाँ, पीपी नरसिम्हा राव। बच्चे लोग सुनो, बच्चे लोग, यहाँ पे जब राजीव गांधी का देहांत हुआ तो इमीडिएट राजीव गांधी के बाद कौन बने थे? वो पीएम नहीं थे जब राजीव गांधी मरे थे, 91। माय क्वेश्चन इज, राजीव गांधी जब इलेक्शन में गए, हारे, तो उसके बाद कौन पीएम बने? हाँ, ये बोलो ना। बीपी सिंह बने, लगभग 1 साल चलाए, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। कौन आए? चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर भी चले गए, फिर कौन आए? बिल्कुल ऐसे बोलो ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, उस समय खिचड़ी कोलिशन, ये खतरनाक खिचड़ी वाला था, समझे? हाँ, तो कोलिशन गवर्नमेंट, अभी भी कोलिशन ही है। अभी का जो कोलिशन है उसमें स्ट्रांग है बीजेपी, 240 सीट है ना जी। हालांकि इसको भी कोलिशन ही गवर्नमेंट कहेंगे हम लोग। एनडीए देखो अभी क्या है, एनडीए है कि नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी भी तो एनडीए सरकार ही चलाए थे। अच्छा, कांग्रेस ने भी तो यूपीए ही चलाया था। सब कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। एंटी डिफेक्शन लॉ बताओ कितना इंपॉर्टेंट है ना जी? राजीव गांधी लेके आए थे ये, ताकि एमपी के ऊपर लगाम लग सके। पार्टी नहीं छोड़े ये लोग, रातों रात पार्टी चेंज कर देते थे ये लोग, हाँ, फॉर पॉलिटिकल गेन के लिए। तो वही एंटी डिफेक्शन लॉ है। प्रेशर ग्रुप देखो बच्चे लोग, प्रेशर ग्रुप सिलेबस में है कि नहीं है? बताओ जरा। हाँ, क्या मीनिंग है, क्या टेक्निक है प्रेशर ग्रुप का भारत में? 78 देखो, नेशनल इंटीग्रेशन। क्या क्या ऑब्स्टेकल है? देखो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। जब रीजनल इशू बहुत हावी हो जाए तो नेशंस के लिए कहीं ना कहीं वो क्या है तुम्हारा? हिंड्रेंस। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल समझोगे, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी समझोगे, फॉरेन पॉलिसी देखो बच्चे लोग, फॉरेन पॉलिसी का बात कर रहे थे उस समय, पॉलिटी में ही समझोगे फॉरेन पॉलिसी। नाम देखो, आई के गुजराल का देखो, आई के गुजराल बने थे ना, हाँ, गुजराल डॉक्टर। पीपी नरसिम्हा राव के बाद पीपी नरसिम्हा राव कौन आए? 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। हाँ, आई के गुजराल आए थे ना जी। हाँ, देवेगौड़ा आए थे, देवेगौड़ा के बाद तुम्हारा आई के गुजराल आए थे, करेक्ट। अच्छा बच्चे लोग, देवेगौड़ा के बाद ही आई के गुजराल आए थे ना। हाँ, वही गुजराल का डॉक्टरेट है। देखो बच्चे लोग, 79 फॉरेन पॉलिसी का बात कर रहा हूँ मैं क्लास में। प्रिंसिपल क्या रहा, नाम क्या रहा, नाम क्या है, ये सभी आई के गुजराल का। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, अच्छा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। हम पहली बार फर्स्ट में हम न्यूक्लियर नहीं चला सकते हैं। न्यूक्लियर जो चलाएंगे रिटेलिएशन में चलाएंगे, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखो, अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या कहोगे? अभी मोदी जी का है ये, ग्लूकोज पॉलिसी तुम्हारा आई के गुजराल का है। और थोड़ा ये भी देखेंगे, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग, यानी कि संविधान किस तरह काम कर रहा है, उसके ऊपर जो कमीशन बना था तो उसमें समझेंगे 50 साल कैसे काम किया। उसमें फिर कमीशंस का रिपोर्ट समझेंगे, सरकारिया कमीशन गवर्नर के ऊपर क्या क्या बोले हैं, पूंजी कमीशन ने क्या क्या बोला है, सेकंड आईआरसी ने क्या क्या बोला, वो सभी चीज़ हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? दैट्स इट, कंप्लीटेड। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें ओवरव्यू समझना जरूरी है कि क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आने वाले समय में। कंप्लीट हो गया ना? तो जो 64 पेज का दिखा वो 64 पेज का नहीं था, कुछ नहीं है। कुछ तो समझ में आया तुम लोग को, दिमाग में बस डालो।